हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास पढ़ाया है। तो इसीलिए सबसे पहले आप जाओ उस वीडियो को देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने शुरुआती जो जानकारी है वो दी है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको इसके अगले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 2। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। समुद्रगुप्त, वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। तो यहां पे आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम, और माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कभी कभी इतिहासकारों ने 380 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पर 375 लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है अच्छे से। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जिसका नाम है पटना बिहार में, तो उसी का नाम प्राचीन क्या था, पाटलिपुत्र था। दत्ता देवी समुद्रगुप्त की प्रिय रानी थी, जिनके गर्भ से चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त का जन्म हुआ था। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दत्ता देवी थी वो समुद्रगुप्त की प्रिय रानी थी, और इन्हीं के गर्भ से चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो किसने कहा था यहाँ पर भारत का नेपोलियन? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। और किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक तथा श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, पराक्रमांक और श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय की शुरुआत पाटलिपुत्र से की थी। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने सारे भारत के राजाओं को पराजित कर दिया था, और इसकी शुरुआत कहां से की थी? पाटलिपुत्र से की थी। तो ये आपको याद रखना है कि दिग्विजय की शुरुआत समुद्रगुप्त ने कहां से की थी? पाटलिपुत्र से की थी। तो ये आपको याद रखना है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि प्रदान की थी, और हरिसेन के द्वारा ही सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख के पीछे समुद्रगुप्त की रक्त रंजित विजयों का उल्लेख किया गया था। चलिए तो अब यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखो आपको यहां पर समझना क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन को कविराज की उपाधि किसने प्रदान की थी? समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। प्रयाग स्तंभ लेख है। एक प्रयाग स्तंभ लेख का मतलब है कि प्रयाग, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, तो अभी सरकार ने उसका नाम बदल दिया है। तो प्रयाग में एक स्तंभ लेख, स्तंभ लेख का मतलब है कि खंबा टाइप का है। तो उसमें वो वैसे मूल रूप से किसका था? सम्राट अशोक का था। तो उसी के पीछे किसने? हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। वो मूल किसका था? सम्राट अशोक का था, लेकिन उसके पीछे की तरफ समुद्रगुप्त ने जितनी विजय की थी उनका उल्लेख किया गया है। एक तरफ सम्राट अशोक की शांति प्रिय बातों का उल्लेख किया गया है, तो दूसरी तरफ समुद्रगुप्त की रक्त रंजित विजयों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सिंघल के राजा मेघवर्मा के अनुरोध पर
समुद्रगुप्त ने बोध गया में एक महाबोधि संघाराम नामक सुंदर विहार का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान तथा वेनसोंग ने अपने लेखों में किया है। चलिए अब यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। सिंघल का आधुनिक नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल या सिंघल द्वीप कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वहां के राजा थे मेघवर्मा। तो मेघवर्मा के अनुरोध पर समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि बोध गया आधुनिक बिहार में है, बोध गया में एक महाबोधि संघाराम नामक सुंदर बिहार का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। और महाबोधि संघाराम बिहार का उल्लेख चीनी यात्री फाहियान तथा वेनसोंग ने अपने लेखों में किया हुआ है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के सभी राजाओं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और वलवर्मा को पराजित करके उनका संपूर्ण साम्राज्य अपने अधीन कर लिया था। देखिए यहां पर जितने भी राजाओं के जो नाम लिखे हैं ये सभी के सभी उत्तर भारत के राजा थे और ये ज्यादातर नागवंशी थे राजा। तो इनको यहाँ पे याद रखें। और इनको पराजित करने की जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है? प्रयाग स्तंभ लेख में मिलती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। समुद्रगुप्त के द्वारा सभी राजाओं को पराजित करने के बाद भारत का महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने की थी। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए वैसे तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 14 राजाओं को पराजित किया था, यानी कि उत्तर भारत के राजाओं को तो पराजित किया ही था और दक्षिण भारत के राजाओं को भी पराजित किया था, परंतु दक्षिण भारत के राजाओं के जो साम्राज्य थे वो उन्हें वापस कर दिए थे और उनसे कर लेना शुरू कर दिया था। तो ये यहाँ पे याद रखना है आपको। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि भारत का महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी माना जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 100 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है, क्योंकि उत्तर भारत, दक्षिण भारत यानी कि संपूर्ण भारत के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, इसीलिए 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। तो यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कब करवाया था समुद्रगुप्त ने? जब उसने सारे भारत के राजाओं को पराजित कर दिया था, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगर आपको जानना है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है, कैसे होता है, तो मेरा उत्तर वैदिक काल वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ाया है, तो उसमें मैंने सारी जानकारी प्रदान की है। तो वो वीडियो आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे चले जाओ तो वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाते थे राजा। देखिए अश्वमेध यज्ञ वही राजा करवाता था जो शक्तिशाली होता था। वो ये दर्शाता था कि मेरे सिवाय इस वक्त इस एरिया में कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं है, इसीलिए वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। तो इनको यहाँ पे याद रखें, एक बार इनके बारे में प्रश्न आया था कि वसुबंधु किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त वीणा बजाने के बहुत शौकीन थे, क्योंकि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को, तो उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, इसीलिए इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने के बहुत शौकीन थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिन्होंने संपूर्ण गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए
इसीलिए गुप्त साम्राज्य में जो उनका शासनकाल है समुद्रगुप्त का, वो एक अहम माना जाता है। तो यहां पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। रामगुप्त, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। रामगुप्त समुद्रगुप्त के पुत्र थे और उनका शासनकाल 375 से 380 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कभी कभी इतिहासकार समुद्रगुप्त का ही शासनकाल 380 तक लिख देते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं कि वो रामगुप्त का शासनकाल नहीं जोड़ते हैं। रामगुप्त की प्रिय रानी का नाम ध्रुव स्वामिनी था, जिन्हें ध्रुव देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव देवी एक ही रानी के नाम थे। रामगुप्त का इतिहास विशाखादित्य की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम और बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में मिलता है। देखो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो रामगुप्त का इतिहास है वैसे तो गुप्त राजाओं के जो अभिलेख हैं उनमें नहीं मिलता है, लेकिन विशाखादत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम उसमें मिलता है, और बाण भट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित जो कि राजा हर्षवर्धन के बारे में अपना इतिहास बताती है। तो उसमें भी किसका इतिहास मिलता है? रामगुप्त का इतिहास मिलता है। तो ये आपको याद रखना है वहां पे। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामगुप्त के शासनकाल में शक राजा ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, परंतु रामगुप्त डर गया। उसने संधि करने का प्रस्ताव शक राजा के पास भेजा। शक राजा ने संधि की शर्तों में रानी ध्रुव देवी को मांगा। रामगुप्त तैयार हो गया, परंतु रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शक राजा की धोखे से हत्या कर दी और ध्रुव देवी से दोबारा विवाह करके सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करवा दी। चलिए अब यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, रामगुप्त जिनका शासनकाल 375 से 380 ईस्वी के मध्य माना जाता है, तो यहां पर इतिहासकार इस इतिहास को लिखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रामगुप्त बहुत बड़ा कायर राजा था। इतना बड़ा कायर राजा था कि मैं आपको अभी उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी दूसरे राजा को सौंप दिया था। यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब रामगुप्त का शासनकाल था तो उस समय एक शक राजा ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया। रामगुप्त ने सामना नहीं किया, अपना एक प्रस्ताव भेजा संधि का, लेकिन शक राजा उससे भी ज्यादा कायर था। उसने क्या किया कि संधि की शर्त में रानी को ही मांग लिया कि मुझे तुम्हारी रानी चाहिए। रामगुप्त तैयार हो गया कि आप मेरी रानी को ले जाओ, लेकिन रामगुप्त का एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया कि धोखे से शक राजा की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह किया और सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और राजा बन गया। तो यहाँ पर ये जो कहानी है पूरी वे कहाँ मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ में मिलती है, हर्षचरित में मिलती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी था। तो ये देखो, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 414 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कभी कभी इतिहासकारों ने यहाँ पर 414 की जगह 412 लिखा हुआ है, तो कुछ इतिहासकारों ने 415 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर 414 ईस्वी लिखा है क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों ने 414 ईस्वी को ही समर्थन दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 414 ईस्वी लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली रानी का नाम ध्रुव देवी था और ध्रुव देवी के गर्भ से ही कुमारगुप्त तथा गोविंद गुप्त का जन्म हुआ था। कुमारगुप्त ने ही विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। देखिए, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी, इनकी पहली रानी का नाम क्या था? ध्रुव देवी था,
और ध्रुव देवी के ही गर्भ से कुमार गुप्त तथा गोविंद गुप्त का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगली वीडियो में मैं आपको कुमार गुप्त के बारे में ही पढ़ाऊंगा। तो ये आपको यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो इसको आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी रानी कुबेरनाग थी, जिनके गर्भ से प्रभावती का जन्म हुआ था और प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। देखिए, मैं जब आपको वाकाटक साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था रानी प्रभावती गुप्त के बारे में। तो ये वही रानी प्रभावती हैं जिनका इतिहास मैंने आपको वाकाटक वंश के अंतर्गत पढ़ाया था और इनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी बेटी थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम क्या था? कुबेरनाग था, जो कि नागवंशीय राजा की पुत्री थी। तो इनको यहाँ पे याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, चंद्र, धाव, सिंह विक्रम तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको देवराज, चंद्र, धाव, सिंह विक्रम, देवराज, इनके ये जो नाम है वो कहाँ मिलते हैं? अभिलेखों में इनके देवराज, कहीं चंद्र, कहीं धाव, कहीं सिंह विक्रम, तो कहीं देवगुप्त लिखा हुआ है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इतने सारे इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन में थी। देखो यहाँ पर पहली राजधानी पाटलिपुत्र में तो थी, उनकी मूल राजधानी थी। उज्जैन में उन्होंने शक राजाओं को पराजित करके अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पहली राजधानी पाटलिपुत्र में और दूसरी उज्जैन में थी। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ और राजपूताना से शक राजाओं को पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब उन्होंने उज्जैन से, मालवा से, गुजरात से, काठियावाड़ से और राजपूताना से सभी शक राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था, तब उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक राजाओं को पराजित करने के कारण सकारी भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर शक राजाओं को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। उदयगिरी, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। देखो यहाँ पर मैं लिख इसलिए देता हूँ कि कभी कभी मैं बोलना ही भूल जाता हूँ कि ये स्थान कहाँ पे है, तो सामने लिखा है तो आप पढ़ सकते हो इसको। उदयगिरी के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक राजाओं को पराजित करने का उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि शक राजाओं को पराजित करने का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो उदयगिरी के अभिलेख में किया गया है। वहां पे लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजाओं को पराजित किया था। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। देखिए, रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। दिल्ली के मेहरौली लोह स्तंभ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने असम के राजा को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमाओं को असम तक बढ़ा दिया था। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, दिल्ली के मेहरौली में एक लोह स्तंभ है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि राजा चंद ने असम के राजा को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमाओं को असम तक बढ़ा दिया था। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मेहरौली के लोह स्तंभ में लिखा हुआ है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न, छेपक, धनवंतरी, बराहमिहिर, कालिदास, अमर सिंह, वररुचि,
शंकु, वेताल भट्ट और हरिसेन रहते थे। देखिए यहाँ पर इन सभी के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। धनवंतरी को याद रखना है, बराह मिहिर को याद रखना है, कालिदास को याद रखना है, अमर सिंह को याद रखना है और हरिसेन को याद रखना है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बस। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनके शासन काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। देखिए आपको याद रखना है कि स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। फाहियान का वास्तविक नाम कुंग था और फाहियान का अर्थ धर्मगुरु होता है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।